सभी को मेरा नमस्कार। कविताओं की व्याख्या के क्रम में आज हम जिस कविता पर बात करेंगे वो कविता है मुझे कदम कदम पर। ये कविता इम्पॉर्टेंट कविता है और एग्ज़ाम में अक्सर आती भी है, और इसके कुछ हिस्से जो कि विशेष रूप से इम्पॉर्टेंट है उन्हें मैं आखिर में आपको बताऊंगी। इस कविता पर बात करते हुए सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये कविता गजानन माधव मुक्तिबोध की कविता है। गजानन माधव मुक्तिबोध नाम से फेमस है हिंदी में। इनके ये जो कविता है ये कविता चांद का मुँह टेढ़ा है, एक काव्य संग्रह है मुक्तिबोध का। उस काव्य संग्रह से ये कविता ली गई है। इस कविता में जैसे कि शीर्षक है मुझे कदम कदम पर, यानी कि इसमें कुछ ऐसी बात कही गई है कि उन्हें कदम कदम पर अलग अलग चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। तो ये चुनौतियाँ किस तरीके की चुनौतियाँ हैं ये इस कविता में आपको पता चलेगा। इस कविता के दो केंद्रीय भाव हैं। जिन चुनौतियों की मैं बात कर रही हूँ वो चुनौतियाँ हैं कवि कर्म की। कवि कर्म का मतलब है कि कविता लिखते हुए एक कवि का धर्म निभाते हुए उन्हें किन किन कठिनाइयों का, चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, उसका जिक्र इस कविता में किया गया है। साथ ही इसमें इसकी जो केंद्रीय भाव है या मूल भाव है वो इस कविता का कि काव्य रचना के लिए या साहित्य सृजन के लिए एक उपयुक्त विषय का चुनाव लेखक या कवि की सबसे बड़ी चुनौती होती है। उस चुनौती को ही फेस करते हुए कवि ने ये कविता लिखी है। इस कविता पर बात करते हुए हम सबसे पहले जो इसकी केंद्रीय पंक्तियां हैं, मुझे कदम कदम पर चौराहे मिलते हैं, बाहें फैलाए। अब इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि जिस तरीके से हम कभी रास्ते से गुजर रहे होते हैं और एक चौराहा आपको दिखे, तो चौराहे के 4 मार्ग होते हैं। उसमें आप सीधा भी जा सकते हैं, पीछे की तरफ भी जा सकते हैं, दाएं और बाएं भी आप वहाँ से जा सकते हैं। तो जब हमें ये नहीं पता होता कि हमें किस तरफ जाना है, तब चौराहा हमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करता है। तो यहाँ पर कवि भी यही कह रहे हैं कि मुझे कदम कदम पर चौराहे मिलते हैं बाहें फैलाते हुए। तो यहाँ पर चौराहा मात्र चौराहा नहीं है, यहाँ चौराहे का मतलब है कि कविता लिखने के लिए बहुत सारे विषय उनके सामने होते हैं। वो किस विषय को चुने, किस राह पर चलें कविता लिखते हुए, ये उनके लिए यहाँ पर एक चुनौती का विषय होता है। और यहाँ पर वो ये कह रहे हैं कि बाहें फैलाए हुए मुझे चौराहे मिलते हैं जब भी मैं कदम बढ़ाता हूँ। यानी कि मैं जब भी लिखने के लिए मन बनाता हूँ या लिखने के लिए कोई प्रेरणा खोजता हूँ, तो मुझे बहुत सारे विषय जो हैं वो बाहें फैलाते मिलते हैं कि मुझ पर भी लिखा जा सकता है, मुझ पर भी लिखा जा सकता है। एक पैर रखता हूँ कि 100 राहें फूटती हैं, वह मैं उन सब पर से गुज़रना चाहता हूँ। बहुत अच्छे लगते हैं उनके तजुर्बे और अपने सपने सब सच्चे लगते हैं। अजीब सी अकुलाहट दिल में उभरती है, मैं कुछ गहरे में उतरना चाहता हूँ, जाने क्या मिल जाए। कवि इन पंक्तियों में कह रहे हैं कि मैं कविता लिखने के लिए समाज से तारतम्य बनाने की कोशिश करता हूँ, समाज से जुड़ने की जब मैं कोशिश करता हूँ तो मैं एक कदम बढ़ाता हूँ विषय को ढूंढने के लिए कि मुझे वहाँ पर 100 राहें फूटती हुई नज़र आती हैं। जैसे वो कहना चाहते हैं इसमें कि मैं जब भी विषय का चुनाव की कोशिश करता हूँ तो मुझे समाज में ऐसे अनगिनत विषय मिलते हैं। यहाँ जो 100 राहें फूटती हैं का मतलब है कि एक विषय चुनता हूँ तो मुझे उसमें से अनेक विषय नज़र आते हैं जिन पर लिखा जा सकता है। वह मैं उन सब पर से गुजर जाना चाहता हूँ। और क्योंकि कवि को लिखने का शौक़ है, लिखना उसका कर्म है, तो वो ये कह रहे हैं कि मैं उन सभी विषयों पर लिख जाना चाहता हूँ, उन सब विषयों को जीन लेना चाहता हूँ। मैं उन सारे विषयों को अनुभव कर लेना चाहता हूँ और उस अनुभव से ही मैं अपनी कविता लिख लेना चाहता हूँ। और बहुत अच्छे लगते हैं उनके तजुर्बे और अपने सपने, कि मैं जब भी समाज से जुड़ता हूँ कविता के लिए विषय चुनने के लिए, तो जो लोग मुझे मिलते हैं, जिन लोगों से मेरी बातचीत होती है या जो लोग मुझे प्रभावित करते हैं, मुझे उनके जो तजुर्बे होते हैं, उनके जो एक्सपीरियंस होते हैं, और वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। उन तजुर्बों पर मैं कुछ लिखना चाहता हूँ, लेकिन साथ साथ मुझे अपने सपने, जो कि कुछ मैंने भी अपने दिमाग में सोच रखा है, ये सब मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। अजीब सी अकुलाहट दिल में उभरती है, मैं कुछ गहरे में उतरना चाहता हूँ, जाने क्या मिल जाए।
ये तजुर्बे मुझे बहुत अच्छे लगते हैं और मुझे अपने विषय जो मैंने खुद भी सोच रखे हैं वो भी मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो कवि कह रहा है कि इस उलझन में मेरे भीतर एक बहुत अजीब सी अकुलाहट, एक बेचैनी सी मतलब फैलने लगती है। मेरे दिल में बहुत व्याकुलता उठने लगती है कि मैं सिर्फ़ इतने भर से नहीं रुक सकता कि इनके तजुर्बे सुन लिए मैंने या मैं अपने सपनों को ही आधार बना लूँ। मैं इतने भर से नहीं रुक सकता। मैं चाहता हूँ कि मैं इन विषयों पर और गहराई से सोचूँ और गहराई से इन विषयों को जो है मैं समझूँ और गहराई से मैं उन तजुर्बों को जानने की कोशिश करूँ जो मुझे दूसरों के द्वारा सुनने को मिलते हैं। और इसकी ज़रूरत उन्हें क्यों लगती है कि उनको ये लगता है कि जो वो इन विषयों से संतुष्ट नहीं हैं। वो ये चाहते हैं कि मैं इनकी और गहराई में घुसूँगा तो हो सकता है कि मुझे और भी अच्छा कोई विषय मिल जाए जिस पर कि मैं लिख सकूँ। आगे कह रहे हैं कि मुझे भ्रम होता है कि प्रत्येक पत्थर चमकता हीरा है, हर एक छाती में आत्मा अधीरा है, प्रत्येक सुस्मित में विमल सदा नीरा है। मुझे भ्रम होता है कि प्रत्येक वाणी में महाकाव्य पीड़ा है। कवि कह रहे हैं कि मुझे कभी कभी इन तजुर्बों से क्या कहते हैं गुज़रते हुए, इन बातों को सुनते हुए, समाज से जुड़ते हुए मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि जितनी भी विषय मैं देख रहा हूँ या जितनी भी समस्याएं मैं देख रहा हूँ वो सारी समस्याएं एक क्या कहेंगे कि ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे कि कोई भी चमकता हुआ पत्थर मुझे हीरा सा प्रतीत हो रहा है। इसका मतलब ये है कि वो इस बात को ये मान रहे हैं कि सारे विषय जो हैं उन्हें अट्रैक्ट कर रहे हैं, आकर्षित कर रहे हैं कि मुझ पर कविता लिखी जा सकती है। तो वो कह रहे हैं कि मुझे कभी कभी ये भ्रम होता है कि कहीं ये विषय, ये तजुर्बे या ये अनुभव कहीं मिथ्या तो नहीं है, झूठे तो नहीं हैं। हर एक छाती में आत्मा अधीरा है। उन्हें ऐसा लगता है कि जितनी भी मैं लोगों से बात कर रहा हूँ, सबके मन को अगर मैं टटोलने की कोशिश करता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि सभी व्यक्ति अपने मन में, अपने दिल में एक व्याकुलता लिए बैठे हैं। उस वो व्याकुलता ही उनके अनुभवों में के माध्यम से मेरे पास आ रही है, यानी कि कवि के पास आ रही है। प्रत्येक सुस्मित में विमल सदा नीरा है। वो ये कह रहे हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि सब जो भी मैं मुस्कान दे, सुस्मित का मतलब है मुस्कान, हर मधुर सी मुस्कान के भीतर एक पवित्र नदी है। मतलब कि जिस प्रकार पवित्र नदी होती है निर्मल, कोमल, स्वच्छ, उसी तरीके से एक पल के लिए उन्हें ऐसा लगता है कि सब चीज़ें झूठी हैं, सब जो है पत्थर मुझे हीरे की तरह, पत्थर यानी कि कुछ सब अनुभव मुझे हीरे की तरह चमकते नज़र आ रहे हैं। फिर उन्हें लगता है कि जिनसे भी वे बात कर रहे हैं वो सब व्याकुल हैं। फिर उन्हें अचानक से ये लगता है कि ऐसा लगता है कि सारी जितनी भी मुस्कान मैंने अब तक देखी है विषय को ढूंढते हुए, वो सारी की सारी मुस्कान एक पवित्र नदी के समान है, साफ़ है, सुंदर हैं, निर्मल हैं, स्वच्छ हैं। मुझे भ्रम होता है कि प्रत्येक वाणी में महाकाव्य की पीड़ा है। वो कह रहे हैं कि मैं जिसकी भी पीड़ा को सुनता हूँ मुझे ऐसा लगता है कि उसकी वाणी से एक महाकाव्य निकल रहा है। महाकाव्य कविता का ही एक बड़ा रूप होता है। एक जिसका मतलब समझ रहे होंगे कि बहुत बड़ा, महाकाव्य, महान काव्य, बड़ा काव्य, जिसकी बात मैं कर रही हूँ। कि वो कह रहे हैं कि मुझे ऐसा भ्रम होता है कि जिसकी भी मैं बात सुनता हूँ उसकी पीड़ा में मुझे ऐसा लगता है कि इस पर महाकाव्य लिखा जा सकता है। पल भर में सब में से गुज़र जाना चाहता हूँ। वो कह रहे हैं कि मैं इतना मतलब क्या कहेंगे जल्दी करना चाहता हूँ, शीघ्रता है मुझे कि मैं पल भर में सभी अनुभवों से गुज़र जाना चाहता हूँ, उनकी प्रामाणिकता जांच लेना चाहता हूँ, उसका सच, उसका झूठ सब देख लेना चाहता हूँ। प्रत्येक उर्मे से तिर आना चाहता हूँ। वो कह रहे हैं कि जितने भी लोग मुझे मिल रहे हैं मैं ये चाहता हूँ कि मैं उन सब के हृदयों में से उस तरीके से तैर कर निकल आऊँ जैसे किसी नदी में से कोई भी नाविक अपनी नाव से तैर कर निकल आता है। इस तरह खुद को ही दिए दिए फिरता हूँ, अजीब है ज़िंदगी। वो कह रहे हैं कि इस तरीके से कि मैं इधर भटक रहा हूँ, उधर भटक रहा हूँ, ये एक भटकाव की स्थिति है। विषय के चुनाव के लिए, विषय की खोज में भटकाव की स्थिति है। और वो कह रहे हैं कि मैं इस तरह सब अनुभवों से गुजरने के चक्कर में मैं इधर उधर भटकता फिर रहा हूँ। मुझे अपनी ज़िंदगी बहुत अजीब सी लग रही है क्योंकि मुझे एक उपयुक्त विषय नहीं मिल पा रहा है जिस पर कि मैं कविता लिख सकूँ। आगे कवि कह रहे हैं कि बेवकूफ़ बनने की खातिर ही सब तरफ अपने को लिए लिए फिरता हूँ और यह देख देख बड़ा मज़ा आता है कि मैं ठगा जाता हूँ। मेरे
हृदय में मेरे ही प्रसन्न चित्त एक मूर्ख बैठा है, हंस हंस कर आश्रुपूर्ण मत हुआ जाता है कि जगत स्वायत्त हुआ जाता है। वो कह रहे हैं कि मुझे पता है कि बहुत से लोग मुझे बेवकूफ़ बना रहे हैं या बहुत से अनुभव मुझे बेवकूफ़ बना रहे हैं। उन्हें वो कह रहे हैं कि बेवकूफ़ बनने की खातिर ही सब तरफ अपने को लिए लिए फिरता हूँ। मुझे पता है, क्योंकि जब तक मैं बेवकूफ़ नहीं बनूंगा, उनकी बातों पर उनके सामने विश्वास नहीं करूँगा, तब तक लोग मुझसे अपने अनुभव साझा नहीं करेंगे और मुझे एक अच्छा विषय नहीं मिल पाएगा। इसलिए वे कह रहे हैं कि मैं बेवकूफ़ बनने की ही खातिर अपने आप को इधर से उधर लिए फिर रहा हूँ, समाज में भटक रहा हूँ और यह देख देख बड़ा मज़ा आता है कि मैं ठगा जाता हूँ। और कह रहे हैं कि मुझे ऐसा अभिनय करना है कि भाई मैं तुम्हारी बात पर विश्वास कर रहा हूँ, तो मुझे इस बात में बड़ा मज़ा आता है कि लोग मुझे बेवकूफ़ बना रहे हैं और मैं बेवकूफ़ बन रहा हूँ उनके नज़रिए से। प्रसन्न चित्त एक मूर्ख बैठा है, मेरे हृदय में मेरे ही प्रसन्न चित्त एक मूर्ख बैठा है, हंस हंस कर आश्रुपूर्ण मत हुआ जाता है कि जगत स्वायत्त हुआ जाता है। कह रहे कि इस स्थिति को देखकर मैं हंस हंस कर लोटपोट हो रहा हूँ। इस कदर हंसी मुझे आती है कि जैसे आंखों से आंसू निकल आए, इतनी मुझे हंसी आती है। मैं पूरा मस्त हुआ जा रहा हूँ और इस बात से मैं खुश हूँ। मेरा चित्त, मेरा मन जो है वो प्रसन्न है कि मैं बार बार मूर्ख बनता जा रहा हूँ। और इस स्थिति से मुझे ये पता चल रहा है कि ये जो जगत है अब ये स्वायत्त होता जा रहा है, स्वाधीन होता जा रहा है। आगे कवि कह रहे हैं कि कहानियाँ लेकर और मुझको कुछ देकर ये चौराहे फैलते, जहाँ जरा खड़े होकर बातें कुछ करता हूँ, उपन्यास मिल जाते हैं। वे उन विषयों की बात कर रहे हैं जो विषय उनके सामने आते हैं लिखने के लिए। वो कह रहे हैं कि कहानी लेकर और मुझको कुछ देकर ये चौराहे फैलते हैं। वो कह रहे हैं कि मुझे कुछ विषय मिलता है तो मुझे लगता है कि मैं इस पर कहानी लिख लूँ, और जब मैं उसका चुनाव कर लेता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि ये चौराहे मतलब और जो विषय हैं जो उन्हें कंफ्यूज कर रहे हैं कि मुझे इन पर भी लिखना चाहिए, वो विषय जो हैं और ज़्यादा फैलते जा रहे हैं कि सिर्फ इस विषय पर कहानी लिख देने मात्र से आपका काम नहीं चल सकता। इसके अलावा भी इस पर बहुत कुछ लिखा जा सकता है। जहाँ जरा खड़े होकर बातें कुछ करता हूँ, उपन्यास मिल जाते हैं। उपन्यास कहानी का एक बड़ा रूप है। कहानी जो है किसी एक घटना को, किसी एक चरित्र के जीवन के एक हिस्से को लेकर लिखी जाती है और वो छोटी होती है। उपन्यास एक जीवन चक्र को अपने भीतर समेटता है, एक परिवेश को अपने भीतर समेटता है। तो उपन्यास जो है वो बड़ा होता है। तो वो कह रहे हैं कि जब मैं उस पर कहानी लिखने की कोशिश करता हूँ, विषय पर जो मुझे मिलता है, जब मैं कहानी लिखने की कोशिश करता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि उस पर कहानी नहीं, उस पर उपन्यास लिखा जा सकता है। यानी कि उस पर लिखने के लिए अथाह है, उस पर लिखने के लिए बहुत कुछ है, वो कहानी में सिमट नहीं सकता। दुख की कथाएं, तरह तरह की शिकायतें, अहंकार विश्लेषण, चारित्रिक आख्यान, ज़माने के जानदार सूरे व आयतें सुनने को मिलती हैं। वो कह रहे हैं कि जब मैं इन विषयों को चुनने के लिए समाज में भटकता फिरता हूँ तब मुझे बहुत सारी दुख भरी कथाएं सुनने को मिलती हैं। मुझे तरह तरह की शिकायतें सुनने को मिलती हैं, पारिवारिक शिकायतें, सामाजिक शिकायतें, राजनीतिक शिकायतें, आर्थिक शिकायतें, बहुत तरीके की शिकायतें मुझे जो हैं लोगों से सुनने को मिलती हैं, मतलब उनके जीवन से जुड़ी हुई शिकायतें। अहंकार विश्लेषण, लोगों में अपने अहंकार को बढ़ा चढ़ा कर बताने के लिए या दूसरे को अहंकारी बताने के लिए इस तरीके का अहंकार विश्लेषण मुझे सुनने को मिलता है। चारित्रिक आख्यान सुनने को मिलते हैं कि किसी के चरित्र के बारे में बातचीत मुझे सुनने को मिलती हैं। ज़माने के जानदार सूरे व आयतें, यानी कि ज़माने के जो बहुत क्या कहते हैं फेमस सूफ़ी गीत हैं, आयतें यानी कि इस्लामी जो गीत हैं, ये सब मुझे सुनने को उस समय मिलते हैं जो अपने आप में बहुत गहन अर्थ रखते हैं, बहुत गहन विषय रखते हैं। ये सब चीज़ें जो हैं मुझे सुनने को मिलती हैं जब मैं विषय के चुनाव के लिए समाज में भटकता हूँ। कविताएं, आगे कवि कह रहे हैं, कविताएं मुस्कुरा लगा डांट करती हैं, प्यार बात करती हैं, मरने और जीने की जलती हुई सीढ़ियाँ श्रद्धाएं चढ़ती हैं। वो कह रहे हैं कि कविताएं जो हैं मुस्कुराकर मुझे डांट लगा देती हैं कि प्यार बात करती हैं,
और वो प्यार से भी बात करती हैं। कभी कभी मैं जब कविताएं लिखने की कोशिश करता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि कविताएं मुझे डांटने लगती हैं कि इतने इन विषयों पर कविता लिखने के लिए किस तरीके की भाषा की ज़रूरत है और किस तरीके के अनुभवों की ज़रूरत है, वो इनकी बात कर रहे हैं। और कभी कभी ऐसा लगता है कि उन कविताओं में मैं बहुत प्यार भरी बातें जो हैं लिख डालता हूँ। मरने और जीने की जलती हुई सीढ़ियाँ श्रद्धाएँ चढ़ती हैं, और जब मैं कविताएं लिखने बैठता हूँ तब मरने और जीने की बहुत सारी जो बातें होती हैं, सीढ़ियाँ होती हैं, कहीं कहीं उनके प्रति मेरे मन में श्रद्धा आती है, और कहीं कहीं वो कहीं कविताओं में मैं उन विषयों पर, उन चरित्रों पर, उन बातों पर, उन विषयों पर श्रद्धा का भाव अपने भीतर रखता हूँ। घबराए प्रतीक और मुस्कुराते रूप चित्र लेकर मैं घर पर जब लौटता हूँ, उपमाएं द्वार पर आते ही कहती हैं 100 बरस और तुम्हें जीना ही चाहिए। वो कह रहे हैं कि जब मैं इतने सारे लोगों से मिलकर कविता की खोज में, विषय की खोज में जब मैं घूमता फिरता हूँ, तब जब मैं घर लौट कर आता हूँ तो घबराए हुए ये प्रतीक, रूप, चित्र, उपमाएं, ये सारे के सारे जो हैं ये क्या कहेंगे, काव्य सौंदर्य के उपकरण हैं। कि घबराए हुए प्रतीक, कि मैं जिन प्रतीकों का इस्तेमाल करूँगा वो प्रतीक, रूप, चित्र, जिन चीज़ों को मैं लिखते हुए जिन रूपों को मैं गढ़ूँगा, रूपकों को मैं गढ़ूँगा, वो सब जो है मुझे घर लौटते ही मिलते हैं। और उपमाएं द्वार पर ही आते ही कहती हैं कि वे उपमाएं जिनको मैं प्रयोग कर रहा हूँ अपने साहित्य में, वे मुझसे इन सब अनुभवों के बाद वे मुझसे यह कहती हैं और स्पष्ट करती हैं मुझे कि अभी मुझे 100 बरस और जीना होगा एक उपयुक्त विषय की तलाश के लिए, एक उपयुक्त विषय के चुनाव के लिए। अभी जितना भी अनुभव मैंने ग्रहण किया है वो अनुभव पर्याप्त मात्र नहीं है, वो पर्याप्त नहीं है। मुझे इन अनुभवों को और जीना होगा, और विषय तलाशने होंगे जिससे कि मुझे एक अच्छा विषय मिल पाएगा। आगे कवि कह रहे हैं, घर पर भी पग पग पर चौराहे मिलते हैं, बाहें फैलाए रोज़ मिलते हैं 100 राहें, शाखाएं प्रशाखाएं निकलती रहती हैं, नव नवीन रूप दृश्य वाले 100 विषय रोज़ मिलते हैं। और मैं सोच रहा कि इन पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि घर पर भी जब मैं साहित्य लिखने की कोशिश करता हूँ तब भी मुझे हर कदम पर, जब भी मैं कलम चलाने की कोशिश करता हूँ, मुझे चौराहे मिलते हैं, यानी कि मुझे और खूब सारे विषय मिलते हैं और मुझे कन्फ्यूज़न भी मिलती है कि मैं इसमें से किस पर लिखूँ। बाहें फैलाए रोज़ मिलते हैं 100 राहें, कि 100 राहें, 100 विषय मुझे रोज़ ही मिलते हैं जिन पर कि मुझे लिखना चाहिए। शाखाएं प्रशाखाएं निकलती हैं, और मैं साहित्य की किसी एक क्षेत्र पर अगर लिखना चाहता हूं तो उस क्षेत्र की भी कई सारी शाखाएं प्रशाखाएं निकलती हैं जिन पर लिखा जा सकता है और जिस पर मुझे लिखना भी चाहिए। नव नवीन रूप दृश्य वाले 100 विषय, मुझे नए विषय, नए रूप वाले दृश्य, मुझे बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, बहुत सारे विषय मिलते हैं जिन पर मुझे लिखना चाहिए, और वो मुझे रोज़ रोज़ मैं उनसे टकराता हूँ। और मैं सोच रहा कि जीवन में आज लेखक की कठिनाई यह नहीं कि कमी है विषयों की, वरन यह कि आधिक्य उनका ही उसको सताता है और यह ठीक चुनाव नहीं कर पाता है। अब इन पंक्तियों में कवि ने कवि की कठिनाई को, कवि की चुनौतियों को यहाँ पर क्या कहते हैं, व्याख्यायित किया है अपनी पंक्तियों में। वो कह रहे हैं कि मैं सोच रहा हूँ कि जीवन में आज लेखक की कठिनाई ये नहीं है कि उसके पास विषयों की कमी है। लेखक के पास बहुत सारे विषय हैं, बहुत सारे विषय हैं जिन पर वो लिख सकता है, बहुत सारे अनुभव हैं जिन पर वो लिख सकता है, बहुत सारी समस्याएं हैं जिन पर वो लिख सकता है। ये समस्या यहाँ नहीं है। समस्या ये है कि इतने सारे विषयों का जो आधिक्य है, अधिकता है, इस अधिकता में उसको ये बात सताती है, ये पीड़ा सताती है, ये कन्फ्यूज़न सताती है कि वो किस ठीक विषय का चुनाव करे जिस पर कि एक अच्छा साहित्य, एक अच्छा काव्य सृजन या साहित्य के किसी भी रूप का निर्माण किया जा सके। तो इन पंक्तियों में कवि ने अपनी दुविधा को बहुत अच्छी तरीके से क्या कहते हैं, खोल कर रखा है। ये मैं फिर से एक बार दोहरा देती हूँ, इस कविता में 2 बातें बहुत इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहला, कवि कर्म की कठिनाई, कि कवि को कितनी कठिनाई होती है किसी भी विषय पर लिखने के लिए। दूसरा, उनकी जो समस्या है, दूसरी समस्या वो है उपयुक्त विषय के चुनाव की, कि किस
अच्छे विषय को चुना जाए जिस पर लिखा जाए। और ये समस्या इसलिए है क्योंकि विषयों की बहुत सारी अधिकता है, विषय बहुत सारे हैं, उनमें से ठीक का चुनाव कर पाना कवि के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। अब मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें से कौन कौन सा पार्ट जो है इम्पॉर्टेंट है। इसमें जब मैंने कविता शुरू की थी तो पहला ही पैराग्राफ मैंने जो पढ़ा था, एक पैर रखता हूँ कि 100 राहें फूटती हैं, ये वाला पैराग्राफ बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसे आप ज़रूर पढ़ के जाइएगा। इसके बाद का जो पैराग्राफ है, मुझे भ्रम होता है कि प्रत्येक पत्थर में चमकता हीरा है, ये वाला पैराग्राफ भी इम्पॉर्टेंट है। इसके साथ जहाँ कवि कह रहे हैं कि कहानियाँ लेकर और मुझको कुछ देकर ये चौराहे फैलते हैं, से लेकर ज़माने के जानदार सूरें व आयतें सुनने को मिलती है, यहाँ तक ये पैराग्राफ जो है इम्पॉर्टेंट है। और इसके साथ जो आखिर में घर पर भी पग पग पर चौराहे मिलते हैं, से लेकर जो अगला पैराग्राफ मैंने बताया है कि यह है कि आधिक्य उनका ही उनको सताता है और वह ठीक चुनाव कर नहीं पाता है, यहाँ तक ये पैराग्राफ जो है इम्पॉर्टेंट है। इस पर आपके प्रश्न पूछे जा सकते हैं। कवि का नाम, कविता का नाम आप अच्छे से याद करके जाइएगा, ये पूछा जाएगा एग्ज़ाम में। बहुत बहुत धन्यवाद।